एल्विश यादव मामले में खुद एल्विश यादव की सफाई सामने आ गई है। आपको बता दें कि एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि रेप पार्टीज में सांपों का जहर प्रोवाइड कराने का उन पर आरोप लगा था। इसके साथ ही तमाम गंभीर आरोप उन पर लगे थे और इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है और इसी पर अब खुद एल्विश यादव की सफाई सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव ने ट्वीट कर मेनका गांधी को घेरा है। ट्वीट में लिखा, क्या ऐसे लोगों को मिलती है लोकसभा की टिकट। इसके साथ ही आपको बता दें कि इल्जाम के बाद एफआईआर के लिए भी तैयार रहे बिग बॉस विजेता। तो एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की है। तो बिग बॉस OTT 2 के विजेता और नामी यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मामले में अब खुद एल्विश यादव की सफाई सामने आई है। एक के बाद एक कई ट्वीट एल्विश यादव की ओर से सामने आए हैं। एल्विश यादव ने ट्वीट कर मेनका गांधी को घेरा है और ट्वीट में लिखा, क्या ऐसे लोगों को मिलती है लोकसभा की टिकट। इल्जाम के बाद एफआईआर के लिए भी तैयार रहे बिग बॉस विजेता। एल्विश यादव पर गंभीर आरोप। तो वही मामले में अब एल्विश यादव की सफाई सामने आई है। ट्वीट कर एल्विश यादव ने अपनी सफाई दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर मेनका गांधी को भी घेरा है। ट्वीट में लिखा, क्या ऐसे लोगों को मिलती है लोकसभा की टिकट। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज है, पाइथन है, कोबरास है, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा, संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। देखिए, एक इंफॉर्मेशन मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे सट्टा 49 की टीम और जो वन विभाग की टीम है, इसके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 9 सांप, जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है, और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। उसको भी हम लोग सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें जो तहरीर है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। इसमें जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, उन्होंने बताया है कि इनके ही एल्विश यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है, उससे एल्विश का संबंध था और वहाँ पे लोग एल्विश के पास, एल्विश से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। और इस आधार पर हम सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। तो सांपों की तस्करी, वो भी नशे के लिए, और आखिर युवाओं में नशे को लेकर ये क्रेज क्यों देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी मनोचिकित्सक मलिहा साबले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मलिहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये रेव पार्टी, तरह तरह का नशा और सांपों के जहर का नशा, युवाओं में इस नशे को लेकर के, रेव पार्टीज को लेकर के इतना क्रेज, इतना आकर्षण क्यों बढ़ता जा रहा है? तो हाल ही में एक रिसर्च हुआ था, मैं उससे बात करना चाहूंगी। एक रिसर्च के चलते इन्हें, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर देखा जाए तो रेव पार्टीज का जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है और काफी किस्से सामने भी आए हैं काफी जाने माने लोगों के। तो देखा जाए तो उस रिसर्च के चलते ये साबित हुआ है कि ये जो साइको सोशल बॉन्डिंग है, जैसे कि लोगों के साथ
उठना बैठना, मुझे जाकर किसी एक हाई स्टैंडर्ड के साथ एक स्टेटस हाई क्लास के उनके साथ बैठना है, उनके साथ बॉन्डिंग बनानी है, या फिर मुझे आगे और मेरा जो स्टेटस है वो बढ़ाना है। ये एक समझ के साथ आज युद्ध जो है हमारी रेव पार्टीज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन वहां पर जो रेव पार्टीज में ये जो नशे के पदार्थ यूज किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उसकी बात की जाए तो वो एक पीयर प्रेशर के चलते हो रहा है। अब अगर हाल ही में जो केस हुआ है, जो किस्सा सामने आया है, अगर उसकी बात की जाए, हम अगर मैं सच कहूँ तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते इस बात के लिए, लेकिन हाँ एक बात के लिए जरूर दोष दिया जा सकता है कि आज अगर कोई एक युवा सामने आ रहा है ये करते हुए, तो उनको एक ध्यान में रखना है कि वो एक जाना माना नाम है इंडस्ट्री में, एंड उसको यही युद्ध आज देखकर आगे बढ़ रहा है, तो वो एक प्रेरणा बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर क्या होता है कि अगर मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त है, वो अगर कुछ ऐसी कोई पदार्थ यूज कर रहा है, एक सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो मैं भी यूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये पीयर प्रेशर के चलते हुए ये कंटिन्यू होते जाता है, युद्ध में फैलता जाता है, और ये एक ना कैसे आज इतना फैल चुका है, एक वायरल के तौर पर ये एक बन चुका है। तो ये हम कह सकते हैं इसी के लिए एक मेरी सोशल बॉन्डिंग बन रही है, मुझे पीयर प्रेशर मिल रहा है, मेरे साथ कोई उठने बैठने के लिए मिल रहा है जो मेरे साथ ये कर सके, इसके लिए रेव पार्टीज का कल्चर काफी बढ़ता जा रहा है। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एक अकेले, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक कोई युवा है जो अकेले बैठकर ऐसे सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में गिल्ट फीलिंग ये आ जाती है। अगर एक ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर बात की जाए तो उनको ऐसा होता है कि मैं अकेले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही बात नहीं है। लेकिन उनके साथ जब कोई एक कंपनी जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगता है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेता हूँ। तो यह इसी के जी बिल्कुल, लेकिन करते दोनों ही सूरतों में है। आपने जिक्र किया कि अगर अकेले कर रहा है तो उससे ये खराब लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, उस फीलिंग के साथ करता है, कर वहां पे भी रहा है, और रेव पार्टीज का फिर अलग ही माहौल, सब साथ में कर रहे हैं, सभी करते हैं तो हम करते हैं। ऐसे में जिम्मेदार किसे ज्यादा माना जाए? ये दोनों ही जो एंगल्स हैं इस नशा करने को लेकर के, ये कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए? जो एक एडिक्शन कहा जाता है, लत जिसे हम कहते हैं, उसको वो लगने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चाहे इंसान अकेले बैठकर करे या चाहे किसी और के साथ करे, एक बार उसने किसी सब्सटेंस को हाथ लगा लिया और उसने उसको यूज कर लिया, हमारे ब्रेन में इस तरीके के केमिकल्स है जो इंड्यूस हो जाते हैं, हमारी बॉडी उस केमिकल को चलते हुए कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लेती है, एंड बॉडी उसी तरीके से बिहेव करने लग जाती है। तो जब वो एक ही बार जब इंसान के पेट में जा रहा हो, बॉडी बार बार आपको वो एक एडिक्शन देगा, क्रेविंग देगा, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो शिवरिंग आना, फिर निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा, ये जो सारी रेस्टलेसनेस फीलिंग्स होती है, ये कहीं ना कहीं ना आने के लिए फिर वो वही इंसान बार बार उसी की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। तो अगर हमें यहाँ पर किसी को ब्लेम करना है तो ब्लेम किया जा सकता है हमारी ब्रेन के फंक्शनिंग को, क्योंकि उसको बदल नहीं सकते। तो बेटर वे है कि आप अकेले कर रहे हो तो उस टाइम पर जो ये गिल्ट आ रहा है, वहां पर सोच लो कि ये करके किसका फायदा हो रहा है। कूल दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, ये बात की बात आती है, लेकिन वहां पर आपकी बॉडी ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आगे जाकर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर आप उसी के साथ रहोगे पूरी लाइफ टाइम। जी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि जब नशा कर रहे होते हैं युवा, तो उन्हें बड़ा फीलिंग आती है कि वो कूल दिख रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए, पहले स्मोकिंग होता था, वो भी एक तरीके का नशा है, फिर शराब का तमाम तरीके से चलन आया, और अब ये जो नशे का ये जो कल्चर बढ़ता जा रहा है, क्या इसके पीछे कूल दिखना ही मेन वजह माना जाए? क्योंकि बिगिनिंग इसी तरह से होती है। बिगिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए, शुरुआत जिस तरीके से होती है, उस वक्त किस तरीके की मानसिकता युवाओं की? एक युद्ध की, एक यंगस्टर की साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये जो एज है अराउंड हम कह सकते हैं 16 to 25 तक, ये जो एज है, ये इस एज में इंसान को इस
एक्सप्लोर करता है इंसान। ये जो इस एज का जो इंसान होते हैं वो उनको रिलेशनशिप्स हो, चीजें हो, सिचुएशंस हो, एक्सप्लोर करना चाहता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मोर देन कूल दिखने से ज्यादा वहां पर जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं एक कीड़ा बन जाता है। और हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इसी एज में बहुत आगे नाम कमा रहे हैं और आगे जा भी रहे हैं, लेकिन उसी के चलते एक गलत डिसीजन, ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करना, ये उनको वही रास्ते पर लेके जा रहा है। और अगर एक बार इस एज में किसी इंसान ने कोई एक डिसीजन चूज कर लिया तो फिर वही डिसीजन आगे चलता रहता है। इसीलिए ये जो एक एज पीरियड होता है इसको बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है। तो इस एज में इंसान को, यंगस्टर्स को बेसिकली ये लगने लगता है कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वहां पर मुझे बहुत ज्यादा मेरी पर्सनालिटी सबसे अलग होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप ये एक स्टोरी सुनो तो जैसे कि बैक बेंचर्स, हमें आगे नहीं बैठना है, हमें पीछे बैठना है। क्यों? उससे उनका कोई फायदा नहीं है। उनको ये रहता है मुझे एक अलग पर्सनालिटी बनानी है। तो इस एज में ये सारी चीजें होना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, गुडी बॉय नहीं बनना है, हमें बैक बेंचर्स में हम खुश हैं। और जी बिल्कुल। देखिए, इसके साथ ही अगर बात की जाए, खुद तो करना ही है नशा, युवाओं का ये देखा जाता है, ये सोच देखी जाती है कि क्योंकि हमें कूल दिखना है, लेकिन इसके साथ साथ एक अप्रोच दिखता है कि औरों को भी करवाना है, तू भी कर, तुम्हें भी करना है मेरे साथ, जरूर करो। एक कन्विंस करने का जो देखा जाता है कि करवाते हैं अपने दोस्तों को। ये किस तरीके की मानसिकता, इसको क्या कहेंगे? इंसान में कि अगर कैसे होता है कि इस एज में, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, मुझे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरली एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। बार बार करियर चेंज हो, बार बार कोई सिचुएशन हो, अगर मेरे सामने कोई चीज रखी जा रही है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी। बट वहां पर मुझे एक सोसाइटल प्रेशर भी याद आ जाता है, वहां पर मुझे मेरे फैमिलियल बॉन्ड भी याद आ जाता है कि हाँ, ये सारे भी लोग हैं, ये क्या कहेंगे मुझे अगर मैंने ये चीज कर ली तो। इनको जाकर मुझे फेस भी करना है। तो ये गिल्ट जो है वो हर इंसान में होता है, उसकी कोई एज नहीं होती है गिल्ट की। वो यंगस्टर में है, चाहे एक बच्चा है छोटा उसके पास भी है, और कोई एक बड़ा है, एल्डरली है, उनके पास भी है। तो ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट फैक्टर उनके पास जो होता है, हर एक ह्यूमन का एक ट्रेट कहा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक, तो उनको ये करवाता है कि नहीं, मैं अकेले बैठकर नहीं करूंगा, मैं किसी की कंपनी में जाकर करूंगा। तो ये जो, इसी को हम पीयर प्रेशर कहते हैं। पीयर प्रेशर, सबसे ज्यादा जो एडिक्शंस होते हैं उनके अगर रिसर्च के तौर पर मेडिकली भी अगर कोई कॉज बताया जाता है तो वो है पीयर प्रेशर। अगर आपकी कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो कर रहे हैं, आप भी करोगे उनके साथ, वो आपसे करवा रहे क्योंकि उनके दिल में गिल्ट है, आप कर रहे हो क्योंकि आपको आपकी पर्सनालिटी अलग दिखा रही। तो दोनों मामलों में एक डिसीजन ऐसा लिया जा रहा है जो उनकी क्यूरियोसिटी को चलते हुए गलत राह पर उनको लेकर जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, बिगनिंग होती है, फिर उसके बाद जब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं ये क्यों, तो उसके बाद एक नया नशा करने को लेकर के जो इंटरेस्ट होता है, और इसी वजह से ये नए नशे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, स्नेक बाइट हो गया, स्नेक पॉइजन, तमाम तरीके की जो नई चीजें इजाद हो रही हैं, इसको लेकर के इंटरेस्ट कितना खतरनाक है, और इस लेवल पर आने के बाद क्या लौटना पॉसिबल है यूथ के लिए? देखा जाए तो मैंने काफी केसेस खुद से मैंने ऐसे देखे हैं जो सबसे ज्यादा इस तरीके के सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। कैसे उनके पास रिसोर्सेज है, क्या है, कोई समझ नहीं आता है। बट ये ऐसे लोग हैं जो कैसे, अगर उनको वो चीज नहीं मिल रही है उस जगह पर, सपोज वो ऐसे लोकेलिटी में जहाँ पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से वो ढूंढ कर लेकर आए। कैसे अरेंज किया, क्या किया, कुछ नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बॉडी इस तरीके से उनसे क्रेविंग करवाती है। अगर उस इंसान ने वो नशा नहीं किया उस टाइम पर, तो बॉडी कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड लगना, इतनी ज्यादा कि कंट्रोल नहीं हो रही बॉडी, पूरी एक मतलब पेनिंग पूरे बॉडी में, निगेटिव थॉट्स इतने कि उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ जाता है, सुसाइडल अर्ज आ जाता है। तो ये सब, लोनलीनेस काफी ज्यादा, तो उनमें जब वो सब्सटेंस लेते हैं, ये सारे सिम्टम्स, इनको हम विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। जब वो एक सब्सटेंस बॉडी में नहीं जाता है तो ये सारे सिम्टम्स दिखना।
लेकिन वो उस युवा को नहीं पता है। तो वो जब वो युवा वो सब्सटेंस ले रहा है, वो उनके साथ ऐसा उस टाइम पर जो फीलिंग आ रही है, ऑब्वियसली एक केमिकल बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में उस तरीके से फंक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये सिम्टम्स सारे चले जाते हैं। तो जब ये चीजें होती है तो उनको लगता है कि हाँ, मुझे ये सारे जो निगेटिव सिम्टम्स है ये नहीं चाहिए, मुझे ये सब्सटेंस चाहिए जो मुझे इस निगेटिव सिम्टम्स से बचा सकता है। इसके चलते उनके पास जो लोकेलिटी में अवेलेबल हो जाता है वो सब्सटेंस वो यूज करने लग जाता है। एंड एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो एक बार लग जाए इंसान को तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल उससे लौटना बिल्कुल मुमकिन है। बहुत सारे आज रिसोर्सेस है, जैसे कि मैंने खुद से कहा, मेरे पास भी ऐसे काफी केसेस आते हैं जो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, लेकिन उनमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होनी चाहिए, उनकी विल पावर। अगर आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि काफी युद्ध आज उसमें कह सकते हैं कि फंस चुके हैं, लेकिन उसमें से उन्हें बाहर निकलना है, उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस होगी कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे उससे बाहर निकलना है, हाँ मैं उसमें फिर से नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं खुद के लिए करूंगी, ना ही किसी मेरी फैमिली के लिए, ना ही मेरे किसी फ्रेंड के लिए, ताकि मैं खुद की जिंदगी बर्बाद ना करूं। ये एक विल पावर के साथ वो बिल्कुल उसमें से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये विल पावर नहीं हुई तो उसमें बार बार रिलैप्स जिसे हम कहते हैं, बार बार उसी में जाना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। जी देखिए, एक बात जो पता चलता है कि जो घर का यूथ है वो ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो अब फैमिली भी कहीं ना कहीं मदद करना चाहती है, उसे इस दलदल से निकालना चाहती है। तो एक फैमिली की जो भूमिका है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी इफेक्टिव हो सकती है? के लिए ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये कंसर्न मैं क्लियर करना चाहूंगी एक किस्से से। जैसे कि मैंने कहा, मैंने खुद से ये एक केस लिया था जिसमें जो इंसान था वो बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज के चलते एडिक्ट हुआ था, और उसकी जो फैमिली थी वो, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे थे, जब भी वो रोक रहा था खुद को, और एंड ही वाज नॉट अर्निंग, वो कोई खुद से कमा नहीं रहा था, तो इसके चलते ऑब्वियस सी बात है घर से उसे मांगने पड़ रहे थे पैसे, और आगे जाकर सब। मलिहा जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, इसी को लेकर के एल्विश यादव की एक बाइट आई है, हम वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, आपको भी सुनवाते हैं, और उसके बाद उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। तो बयान एल्विश यादव का हमने दर्शकों को सुनाया। मलिहा जी, साफ तौर पर वो अभी भी अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो निर्दोष है, यहां तक कि वो मेनका गांधी के खिलाफ भी ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। इस मनोदशा को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर एक सिंपल बात है, कोई भी एट द एंड अगर हम देखें ह्यूमन साइकोलॉजी की यहाँ पर बात करें, एल्विश भी आज एक यंगस्टर है, उन्हें भी उनकी अगर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो किया वो क्यूरियोसिटी के चलते हुए हो या पीयर प्रेशर के चलते हुए हो, उन्होंने ये चीजें की हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज हम, हो सकता है कि वो बार बार नहीं कर रहे हो, लेकिन एक ही बार उन्होंने किया, ये बात बाहर आ गई, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये गिल्ट हो रही है कि उनके साथ जैसे कि उन्होंने क्या किया, या फिर एक बार किया और ये मेरा मतलब उन्होंने जो रेपुटेशन आज इतना कमाया है ये कहीं खराब ना हो, इसके चलते हुए वो बिल्कुल अपना स्टैंड लेंगे। और कहीं ना कहीं मैं भी यही कहूंगी कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये जो एज है, ये एज के चलते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, लेकिन हाँ, जो स्टेप उन्होंने लिया था वो गलत था कहीं ना कहीं, लेकिन वो आज भी इस चीज को, ये बात आगे ना बढ़ाते हुए मेरे हिसाब से वो आज ये चीज कर सकते हैं कि हाँ वो क्योंकि आज वो काफी लोगों के इंस्पिरेशन है।
यूथ के, तो वो आज यूथ के साथ बैठकर, आज बहुत डिजिटल एज है, वो एक लाइव ऑर्गेनाइज करके या कैसे भी हम आज यूथ से बात कर सकते हैं कि जो हुआ था वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करके वहां पर वो बता सकते हैं लोगों बात को। आप कह रही हैं मरीहा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करना और फिर उसके बाद से आप उसे एक्सेप्ट कर लेना कि ये चीजें हो गई थी, क्योंकि आप भी लगातार, हम भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल है इस एज पे ऐसा होना, और इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। अगर इतना नॉर्मल है तो इसको लेकर के एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, क्यों अभी भी इतना डटे हुए हैं? अगर बात की जाए एल्विश की ही या आम युवा की, क्यों वापस लौटना इतना मुश्किल है? जैसे कि कहा कि गिल्ट, ये जो एक फैक्टर है, हमें लगता है कि ये काफी आसान होगा, हम इजीली उससे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान में जब गिल्ट आ जाता है वो खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। एंड ये भी कंसिडर कर सकते हैं हम कि उनकी जब वीडियो, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, ये अनएक्सपेक्टेड था कि उनकी वीडियो वायरल हो जाए, जो उनसे गलती हुई है या जो भी, तो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमेटिक नेचर भी बन गया है उनका। तो वो बिल्कुल सही बात है कि हाँ, वो सामने आकर वो एक्सेप्ट करने से एक रिलेक्टेंसी हो रही है, उनको हेजिटेंसी हो रही है। लेकिन मेरी यहाँ पर स्ट्रांगली यही एडवाइस होगी उनको भी और काफी सारे युद्ध को भी कि जो गलती हुई है वो कोई बड़ी बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना, और आपके आगे आज आपके पास एक रिसोर्स है कि आप सबको बता सकते हो कि ये चीजें मुझसे हुई है लेकिन फिर से ना हो, इसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आपसे भी ना हो। तो आप उनकी एक वॉइस बन सकते हो उस चीज को एक्सेप्ट करके, ताकि वो चीज लोग ये नहीं देखते हैं। देखो, मिस्टेक जब हो जाती है लोगों को वो गलती 2 दिन याद रहेगी, 4 दिन याद रहेगी, 5वें दिन अगर आपने उसके लिए कोई स्टेप उठाया है कि हाँ मैं वो गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोग वही याद रखेंगे जी। तो इसके चलते काफी बार ये गिल्ट, ये जो रिलेक्टेंसी हो जाती है, इसके चलते लोग बहुत बार काफी बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे कि खुद की लाइफ को एंड करना इस तरीके से। तो वही, इसीलिए मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि ये गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको खुद से बढ़ावा देने से अच्छा है आप इसी बात को एक पॉजिटिव वे में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। आप इसी को चलते आप खुद की लाइफ को भी टर्न कर सकते हो और दूसरों की नजर में भी आप हमेशा जो आपने एक इमेज क्रिएट की है एल्विश, वही आप आगे भी चला सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव आपका ये कमेंट यहाँ पर। आगे की राह दिखाने वाली बात यहाँ हुई। आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूंगी मैं कि लत आखिर है क्या, ये कैसे लग जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, शराब की हो या फिर मोबाइल फोन की हो, क्योंकि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को तमाम बीमारियां दे रहा है। ड्रग का अगर ओवरडोज हो जाता है तो मौत तक हो जाती है। इसमें ऐसे में इससे कैसे बच सकते हैं? होता क्या है कि ये जो सारे सब्सटेंस है एडिक्टिव, उन्हें एडिक्टिव इन्हें इसके लिए कहा गया है क्योंकि जब ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है एक सर्टेन ब्रेन में हार्मोन रिलीज हो जाता है, एंड उसके साथ जो एडिशनल हार्मोन रिलीज हो जाता है ड्यू टू द केमिकल, जो केमिकल्स उस सब्सटेंस से आ रहे हैं, उसके चलते जो एक हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है प्लेजर वाला हार्मोन, जिससे इंसान को प्लेजर मिलता है। तो जब वो इंसान को प्लेजर मिल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो जाता है कि जब मैं कोई नॉर्मल चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे प्लेजर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये चीज कर रही हूँ मैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, हम नेचुरल उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जब सामने से कोई एक सब्सटेंस अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंड्यूस हो रहा है, तो उसको जब कोई चीज नेचुरल नहीं होती है तब वो उसे नॉर्मल भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये जो अंदर बॉडी में चेंजेस हो रही है, ब्रेन फंक्शनिंग में चेंजेस होती है, उसी टाइम पर इसके चलते एडिक्शन हो जाता है। तो वो एडिक्शन उस सारी चीजों से हो सकता है जिससे इंसान को प्लेजर मिल रहा हो। इसके लिए आज मोबाइल एडिक्शन ये भी काफी बढ़ गया है, बच्चों में, बड़ों में भी, क्योंकि उससे इंसान को प्लेजर मिल रहा है। इसे रोकने के लिए बेस्ट वे यही होगा कि आप, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर आप बोलोगे कि नहीं आज मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ जो भी एडिक्शन है और वो रुक जाए, इस तरीके से वो नहीं होगा। आप खुद से, जैसे कि मैंने कहा, विल पावर बना लो कि हाँ मुझे उससे बाहर निकलना है। उसका बेस्ट सोल्यूशन है एक्सेप्टेंस। हाँ मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, तो इसको कम करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर निकलूंगा। जो आप फ्रीक्वेंसी में ले रहे थे चीजें या मोबाइल यूज कर रहे थे उसकी ड्यूरेशन कम की जाए, फ्रीक्वेंसी कम करो,
एंड उसके चलते हुए आप चाहे तो आपकी फैमिली है, क्लोज फ्रेंड्स है, उनसे सपोर्ट लो, उनको कहो कि आपको ट्रैक करें, आपको मोटिवेट करते रहे। आपको किसी बात की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये भी कहूंगी मैं कि बाहर आज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं, आपकी हर बात को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए आपकी हेल्प कर सकते हैं वो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो इनसे भी, आप मुझसे भी, कहीं और आपके प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन जो स्टेप है एक्सेप्टेंस एंड विल पावर बनाना, आप उससे शुरुआत कर सकते हो। और हाँ, इसमें ये एड अप करना मैं चाहूंगी कि फैमिली को वहां पर कमजोर नहीं पड़ते हुए कि हाँ मेरा बच्चा सफर कर रहा है, इसके लिए मैं उसको रिसोर्स लाकर दे देती हूँ या दे देता हूँ, और सब्सटेंस सामने आके रख देना कि आप ले लो ताकि आप विड्रॉल सिम्टम्स के शिकार ना बनो, ये बहुत गलत है। आप उनको उसकी तरफ लेकर जा रहे हो और बच्चे को यही लगने लग जाता है कि अगर मैं ये सिम्टम शो करने लग जाऊं तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। ऐसा हो रहा है आज की दुनिया में। तो कहीं ना कहीं फैमिली को एक ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि उन्हें भी स्ट्रांग रहना है सिचुएशन में, और सपोर्ट ये बहुत बड़ी बात है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा साल्वी जी हमसे जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए।